तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 एसएसटी क्लास 10th का। जो पहला पिक्चर आपको नजर आता है उसके अंदर महान पेंटर ने जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरी ने एक पेंटिंग बनाया, 4 पेंटिंग बनाया और चारों के अंदर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक वर्ल्ड की कल्पना की। इसमें एक मूर्ति नजर आती है जिसको आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से जानते हैं और यहाँ पे इसी स्टैचू के हाथ में एक टॉर्च नजर आएगा। उस टॉर्च में जो है वो मानव अधिकारों के बारे में बात की जा रही है। दूसरी तरफ आगे एक कचड़ा सा नजर आता होगा और उस कचड़े के अंदर बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हैं जिनके डेड रिमेन्स पड़े हुए हैं, जिनके कचड़े पड़े हुए हैं और इससे पता चल रहा है कि किस तरीके राजतंत्र का अंत हो रहा है। और वहां पे बहुत इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ऊपर से ईसा मसीह जो है वो आशीर्वाद देते हैं और वो यहाँ दिखा रहे हैं कि तुम लोग कर रहे हो वो बहुत बेहतर है। इस तरीके से फ्रेडरिक सोरी ने एक ऐसे दुनिया की कल्पना की जिसके अंतर्गत आपको नजर आएगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बदलाव आया। आते हैं इस चैप्टर को सही तरीके से प्रारंभ करते हैं और टॉपिक 1 यानी कि हम जानेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैलता चला गया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ऐसा माना जाता है कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है और इसका असर जो है वो पूरे के पूरे यूरोप पे पड़ता है दोस्तों, पूरे के पूरे यूरोप पे पड़ता है। और वहां से पहले फ्रांस के ऊपर राजा महाराजाओं का शासन था और वहां पे फ्रांस के लोगों के पास कोई ताकत थी ही नहीं, लेकिन जैसा राजा कहते थे वैसा ही लोगों को फॉलो करना पड़ता था और ठीक उसी तरीके से राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन 1789 में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने के लिए मिले और वहां पे भारी बदलाव आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन सबसे पहला बदलाव ये था कि मोनार्कियल पावर जो है वो फ्रांस के कॉमन लोगों के पास पावर चला आया। दूसरा जो सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव देखने के लिए वो मिला कि एक ट्राई कलर यानी कि एक तिरंगा जिस तरीके से हमारे देश के अंदर है उस तरीके का एक झंडा आया। तीसरा चेंज जो आया वो आया कि उन्होंने एक नेशनल एंथम कंपोज किया और एक जनरल असेंबली बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे लोगों ने हाइम्स क्रिएट किए, पोएम्स क्रिएट करिए जिसके थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरे दुनिया तक पहुंचाया गया। उसके बाद कस्टम ड्यूटी को अभी तक जो लोग पे करते आ रहे थे उन कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। अब कोई भी कस्टम ड्यूटी लोगों के ऊपर नहीं लगाया गया। अब इतने सारे चेंजेस के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके बाद जो फ्रेंच आर्मी जो था उसके अंदर नेशनलिज्म की बहुत ज्यादा भावना थी दोस्तों। वो लोग एकदम मर मिटने के लिए तैयार थे। तो फ्रेंच आर्मी का ये सोचना था कि नेशनलिज्म को पूरे दुनिया में फैला दिया जाए और पूरे के पूरे वर्ल्ड को फ्रेंच की ही कॉलोनीज बना दी जाए। पूरे फ्रांस के अंदर अपने मोनार्कियल सिस्टम को फैलाने के लिए ये जिम्मेदारी सेना ने उठाई। लेकिन 1799 में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने डेमोक्रेसी को हटा करके डिक्टेटरशिप लाया और वो आदमी था नेपोलियन बोनापार्ट। इसने एक कोड लेकर के आया जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें थी जो बेसिक चेंजेस, जो पूरे के पूरे ढांचे में बेसिक चेंजेस की गई थी नेपोलियन के द्वारा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वेलिटी बिफोर लॉ को इंट्रोड्यूस करा। इक्वेलिटी बिफोर के लॉ का मतलब होता है कि सबको एक बराबर अधिकार दे दिया गया। उसके बाद कहानी आगे बढ़ा कि जितने भी कस्टम ड्यूटीज लगाए थे उनको रिमूव कर दिया गया। फ्यूडलिज्म सिस्टम को उसने रिमूव कर दिया। फ्यूडलिज्म सिस्टम का मतलब कि अभी तक जो जमीन का मालिक होता था वो बेसिकली कौन हुआ करते थे, बेसिकली वो फ्यूडलिज्म जो होते थे वो लैंड लॉ होते थे और अब राइट टू प्रॉपर्टी आ गए। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब हर व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फ्यूडल सिस्टम को रिमूव किया। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्हीं को फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता था। उनको हटा करके लैंड्स को बराबर लोगों में बांट दिया गया और वो जमींदार जो थे वो गलत तरीके से पीजेंट से काम करवाते थे, उन पर प्रेशराइज करते थे, उनका काम करवा करके उनका सारा का सारा अनाज खुद ले लेते थे। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसके तहत पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन को फ्री कर दिया गया। यानी कि एक किसान जो कि किसी एक गांव में अपना फसल बोता है वो किसी दूसरे गांव में जाकर के दूर तक सामान को बेच सकता है। कॉमन करेंसी लाई गई, यानी कि एक ही ऐसी करेंसी लाई गई जो कि पूरे के पूरे समाज में चल सके।
एक करेंसी आ जाने की वजह से यूनिफॉर्मिटी आ जाती है दोस्तों। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, यानी कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स का मतलब था कि मर्चेंट्स जब एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो उनके ऊपर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे लगाए जाते थे, उन पर टैक्सेस लगाए जाते थे। उन टैक्सेस को इन्होंने रिमूव कर दिया। और इतने सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने किए कि नेपोलियन को लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे और उसको मसीहा समझने लगे। फ्रांस के आसपास के जो देश थे उन्होंने भी नेपोलियन को फॉलो करना शुरू किया और वो भी चाहते थे कि नेपोलियन की आर्मी उनके यहां आ जाए। लेकिन नेपोलियन से एक गलती हो गई। नेपोलियन से गलती ये हो गई कि उसने जबरदस्ती लोगों को सेना के अंदर भरना शुरू कर दिया और वहां से कहानी बदल गया। जिस नेपोलियन को लोगों ने अपना हीरो समझा वो लास्ट में जाकर के विलेन निकला। सबसे बड़ा कारण यही था दोस्तों कि उन्होंने कॉमन लोगों को आर्मी में भर देना, सेंसरशिप लगा देना, टैक्सेस बढ़ा देना और नेपोलियन जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करता था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो चाहता था कि पूरे के पूरे यूरोप को कॉन्कर कर ले। ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी उसके अंदर दोस्तों। यहां से उसके विड्रॉल का समय स्टार्ट होता है। 1815 में युद्ध होता है दोस्तों। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू का नाम आपने सुना होगा। 1815 के अंदर वाटरलू होता है। और इसके पहले मैं आपको नेशन स्टेट के बारे में बताना चाहता हूं कि नेशन स्टेट एक ऐसे जगह को कहते हैं जहां पे किसी एक ही लैंड पे रहने वाले सारे लोग एक ही हिस्ट्री को फॉलो करते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सभी लोगों का हिस्ट्री एक समान है, इसीलिए इसको नेशन स्टेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट्स में चले जाएं, जैसे अमेरिका में चले जाएं, तो अमेरिका का जितना भी 50 स्टेट है वहां की एक ही हिस्ट्री है, तो ये नेशन स्टेट कहलाता है दोस्तों। इसके बाद हम हैब्सबर्ग एम्पायर की अगर बात करें तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। उनके आइडियाज और उनकी हिस्ट्री और उनकी थिंकिंग वो सब अलग अलग थी, इसलिए ऐसे जगह को कभी भी नेशन स्टेट नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं। अब हम आते हैं प्लेबिसाइट पे। प्लेबिसाइट एक ऐसा शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले लोगों से उसके बारे में पूछा जाए, लोगों से उसके बारे में जाना जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच पैदा होती है एरिस्टोक्रेसी और एक न्यू मिडिल क्लास। मतलब एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो सबसे ऊपर तबके के लोग होते हैं, जिनको रईस माना जाता था, मतलब कि इनको पैसे वाले लोगों में गिने जाते थे। इनके पास जमीनें थी, इनके पास बहुत सारे बड़े बड़े हाउसेस थे, बहुत ज्यादा लैंड था। इनकी संख्या बहुत कम थी लेकिन इनके पास पावर बहुत ज्यादा था। क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा था। लेकिन ये हमेशा आसपास के ही, यानी कि अपने एक अमीर व्यक्ति दूसरे अमीर व्यक्ति से ही शादी करता था ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक समान था, एक समान खाते थे, एक समान घूमते थे और एक ही तरह की लाइफस्टाइल जीते थे। लेकिन जो पीजेंट्स थे वो बहुत गरीब थे, इनके पास खुद की कोई जमीन नहीं हुआ करती थी और ये बहुत ही ज्यादा मेहनत खेतों में किया करते थे। अब इसी दोनों के बीच में एक मिडिल क्लास पैदा होता है। मिडिल क्लास यानी कि एक ऐसा क्लास जो कि अपर और लोअर के बीच का क्लास होता है, जिनके पास एजुकेशन बहुत ज्यादा था लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। तो मिडिल क्लास एक नया वर्ग है जिसके पास न्यू आइडियाज आते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज पैदा होते हैं। रिवॉल्यूशनरी यानी कि वो जो कि समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। नीचे के लोग और ऊपर के लोग कभी भी समाज में ज्यादा बदलाव नहीं ला पाते दोस्तों। जो भी बदलाव आता है वो हमेशा मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग ही लेकर के आते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज के लोगों का मतलब गांधी हो सकता है, अंबेडकर हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। कहानी इसके बाद आगे बढ़ती है। लिबरल नेशनलिज्म आ गया। लिबरलिज्म का मतलब होता था दोस्तों कि एक ऐसा समाज जहां पे इक्वालिटी हो, जहां पे पावर को एक समान लोगों में बांट दिया गया हो, जहां लोग किसी धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम पे, किसी रंग के नाम पे एक दूसरे से लड़ते ना हो और जो भी वहां गवर्नमेंट बने वो जनता के हिसाब से बने, यानी कि वोट देने का अधिकार सबको हो, कानून के नजर में सब लोग एक बराबर हो। और इस तरह के लोग जो उस जगह पे पैदा होते थे, जो अरिस्टोक्रेट से बिलोंग करते थे, उनको प्रिविलेजेस मिलते थे। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जहां पे सबको एक बराबर अधिकार दिया जाएगा। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती चली गई। अब मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं हुआ करता था। अब आगे बढ़ते हैं
वहां पे सफरेज मूवमेंट होता। सफरेज मूवमेंट का मतलब था दोस्तों कि वहां पे वोट डालने का अधिकार वुमेन्स को नहीं था। वहां पे दो तरह के लोगों को वोट डालने का अधिकार था। एक वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी और एक वो लोग जो कि शाही वर्ग से बिलोंग करते थे, यानी कि अपर क्लास से बिलोंग करते थे। इस तरीके से समाज जो है वो बटा हुआ था। इन सबों के अलावा एक और प्रॉब्लम थी यूरोप के अंदर। वो समस्या क्या थी कि जो ट्रेड जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे तो उनको 11 जगहों पे टैक्स देना पड़ता था। 11 से ज्यादा जगहों पे वहां पे 5-5% का टैक्स लगता था और ये भारी टैक्स होता था दोस्तों। इतना टैक्स देने के बाद उनके पास अपना कुछ बचता ही नहीं था। इसको जोलेब्रीन के द्वारा हटाया गया। जोलेब्रीन इस टैक्स को कहा जाता है। उसके बाद इतनी सारी समस्याओं के बावजूद यूरोप जूझता रहा, लड़ता रहा, समस्याएं आगे बढ़ती रहीं, लेकिन यूरोप के लोग ने अभी भी हार नहीं मानी थी। 1834 में 1834 में ज़ोल्वरीन नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। ज़ोल्वरीन कॉन्सेप्ट के तहत कि ये सारे के सारे स्टेट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया गया और उन्होंने 3 काम किए। सबसे पहला काम कि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया। दूसरा काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि जो अलग अलग तरह की करेंसीज अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होती थी उन सारे करेंसीज को हटा करके एक कॉमन करेंसी ला दी गई। तीसरा कि इन्होंने ट्रेडिंग नेटवर्क को ज्यादा प्रमोट किया, जो हैंडीक्राफ्ट था उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रेड को। 1799 से नेपोलियन ने रूल करना स्टार्ट किया था और 1815 तक इसका रूल चला। अगर 1815 में ऐसा क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया उस समय एक लड़ाई लड़ी गई जिसको हम बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं। एक तरफ नेपोलियन, दूसरी तरफ 4 देश होते हैं, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। 4 देश एक साथ लड़ते हैं और इस वॉर को बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये युद्ध लड़ा गया और इसके बाद नेपोलियन हार गया। नेपोलियन के हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होता है 1815 में। ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत पूरे के पूरे यूरोप का बंटवारा इन 4 प्रमुख देशों ने मिलकर के कर लिया। तो ये 4 जो ऐसे देश थे ना, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रूशिया, रशिया, ये चारों चाहते थे कि फिर से मोनार्कियल स्टेटस आ जाए, मोनार्कियल कंट्री बन जाए, लेकिन डिक्टेटरशिप को वो मानना नहीं चाहते थे जैसा कि नेपोलियन चाहता था दोस्तों। इसी वजह से ये युद्ध लड़ा गया और ये पहले पार्ट में यहां तक की कहानी है। दूसरे पार्ट में हम इसके बाद की कहानी जानेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज जरूर करिएगा, एक बार पढ़िएगा जरूर और कंसंट्रेशन पावर डेवलप करिए, क्योंकि सबसे ऊपर वही जाएगा जिसका कंसंट्रेशन बेहतर होगा दोस्तों।